एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो अगर आप किसी भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे जी पैट, फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर, नाइपर, डी फार्मा, बी फार्मा या फिर किसी भी फार्मा लाइन की तैयारी कर रहे हैं, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेल कंपोनेंट के यानी सेल ऑर्गेनेलीज के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस जो कि आपके इन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अगर आप ये सेशन पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप लोग फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होती है, अगर आपको कोई टेस्ट वगैरह, टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करनी होती है, कोर्स ज्वाइन करना है, तो आप यहां से कर सकते हैं। इसी के साथ ही साथ आप फार्मेसी इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, जो कि है pharmacyindia.co.in, जहां आपको मिलते हैं लेटेस्ट अपडेट्स, डेली क्विजेज, डेली जॉब अपडेट्स, प्रीवियस ईयर के पेपर्स, करंट अफेयर्स, सब्जेक्टिव ब्लॉक्स एंड इसी के साथ ही साथ सारे कॉलेजेस की डिटेल्स। एंड साथ ही साथ आज की इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराया जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक प्रोवाइड कराया गया है टेलीग्राम का। मेक श्योर कि आप वहां से जरूर ज्वाइन हो जाइए। और अगर आप किसी भी दूसरे फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप फार्मेसी इंडिया का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है फार्मेसी इंडिया, वहां पर विजिट कर सकते हैं। प्लस अगर आप सेमेस्टर या यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप विजिट कर सकते हैं फार्मेसी इंडिया लाइव। और प्लस अगर आपको फार्मा रिलेटेड जॉब से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप विजिट कर सकते हैं फार्मेसी इंडिया जॉब्स। ये मैंने आपको लिंक्स प्रोवाइड करा दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहां से जाकर आप लोग इसको देख सकते हैं। बाकी शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास के पहले सवाल के साथ। सबसे पहला सवाल है, What is the role of vacuole in plant cell? प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल का क्या काम होता है? वैक्यूल एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली है, इतना आप सभी को पता ही है, जो प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होता है। डिफरेंस बहुत छोटा सा है। जैसे वैक्यूल इन प्लांट सेल साइज के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा बड़ा होता है और एनिमल सेल में बहुत छोटा होता है। इसको हम स्टोरेज बबल के नाम से भी जानते हैं, स्टोरेज बबल के नाम से भी जाना जाता है। ये डिफरेंस मैंने आपको बता दिया प्लांट और एनिमल का। सो ऑप्शंस आपके पास है एटीपी जनरेशन। अब देखो, एटीपी एक एनर्जी करेंसी है और इस काम के लिए आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। सेकेंड, स्टोरेज एंड मेंटेनेंस ऑफ टर्गल प्रेशर, ये हो सकता है। और ऑप्शंस पढ़ लेते हैं पहले। प्रोटीन सिंथेसिस, ये फंक्शन होता है राइबोसोम का, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया का ही काम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये भी इसका फंक्शन नहीं है। सही ऑप्शन जो हो जाएगा आपका, दैट विल बी सेकंड। स्टोरेज और प्लस टर्गल प्रेशर का मेंटेनेंस, ये दोनों काम करना काम होता है वैक्यूल का। क्लियर? जैसे कि मैंने आपसे बोला, वैक्यूल को आप स्टोरेज बबल के नाम से भी जानते हैं। जैसे हमारे घरों में एक स्टोर रूम होता है, जहां पर जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें होती हैं सब कुछ वहीं पर प्रेजेंट होंगी, है ना। डिटॉक्सिफिकेशन में ये हेल्प करता है, वेस्ट चीजों के रिमूवल में हेल्प करता है, तो ये होगा वैक्यूल। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑर्गेनेली इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट? इनमें से कौन सी एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी H2O2 का फॉर्मेशन करने में हेल्प करेगी एज अ बाय प्रोडक्ट? आपके ऑप्शन है पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम्स या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मेरे हिसाब से आप सभी लोगों ने अभी तक दे दिया होगा, पेरोक्सिसोम इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्योंकि लाइसोसोम को आप लोग सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं, जिसका काम होता है चीजों का डिग्रेडेशन करना, चाहे उसके अंदर आपके कार्बोहाइड्रेट आ जाए, प्रोटीन आ जाए, लिपिड आ जाए। ठीक है, क्योंकि इसके पास प्रेजेंट होते हैं कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ठीक है, वैसे ही राइबोसोम का फंक्शन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, प्रोटीन का सिंथेसिस एंड माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ अ सेल यानी एटीपी जनरेशन के लिए जाना जाता है। तो ना तो ये इसका आंसर होगा, ना ये और ना ही ये। सही ऑप्शन जाएगा ए, दैट विल बी पेरोक्सिसोम। क्लियर? H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज अ साइड प्रोडक्ट या फिर बाय प्रोडक्ट कौन फॉर्म करेगा? जो पेरोक्सिसोम होते हैं। ठीक है, लाइसोसोम की तरह ही होंगे, लेकिन वो फॉर्मेशन कौन करेगा? पेरोक्सिसोम। चलिए
अगला सवाल, विच ऑर्गेनेली पार्टिसिपेट इन द फोल्डिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ प्रोटीन्स। इनमें से ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेली है जो कि प्रोटीन्स की क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए और प्लस उनकी फोल्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस या फिर न्यूक्लियस? पहले एलिमिनेट कर लो ऐसे ऑप्शंस जो कि इससे बिल्कुल भी लेना देना जिनका नहीं है, जैसे कि लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम का फंक्शन मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं, तो यहां इसका कोई रोल नहीं होगा। एंड दूसरा है न्यूक्लियस। आप खुद ही सोचो, प्रोटीन और न्यूक्लियस का आपस में कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, तो दो ऑप्शंस आपने ऐसे ही एलिमिनेट कर लिए। अब बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस करता है, ठीक है, सिंथेसिस करता है प्रोटीन्स का। तो यहां पर सिर्फ फॉर्मेशन होता है। बाकी अगर बात की जाए गोल्जी अपैरेटस के बारे में, तो गोल्जी अपैरेटस एज अ कुरियर कंपनी काम करेगा, जिसका काम होता है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स बना रहा है उसकी पैकेजिंग करना, फोल्डिंग करना, उसको आगे की तरफ ट्रांसपोर्ट कर देना और प्लस क्वालिटी कंट्रोल करना। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस होते हैं गोल्जी अपैरेटस के। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये इसका नहीं होगा आंसर। आंसर विल बी गोल्जी अपैरेटस। रीजन मैंने आपको बता दिया है कि क्यों करेगा। देखो, गोल्जी अपैरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेबर्स हैं। ठीक है, मतलब बिल्कुल साइड में ही रहते, जैसे न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गोल्जी अपैरेटस। जो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, जैसे प्रोटीन का सिंथेसिस, लिपिड का सिंथेसिस, स्टेरॉइड और ग्लाइकोजन वगैरह, सबका यही काम करेगा गोल्जी अपैरेटस। ठीक है, तो सही ऑप्शन जाएगा इसका सी, गोल्जी अपैरेटस। चलो अगला सवाल, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द गोल्जी अपैरेटस इज, यही बताया मैंने आपको अभी अभी। गोल्जी अपैरेटस का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? बस ये रिवर्स करके तुम्हारे से सवाल पूछ लिया है। ऑप्शंस के बारे में अगर बात की जाए, एटीपी प्रोडक्शन नहीं, आप कहोगे माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये तो हो ही नहीं सकता आंसर। ठीक है, इसको काट दीजिए। दूसरा है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। अब अगर आपको इसका मतलब पता है, पोस्ट ट्रांसलेशनल जानते हैं आप लोगों ने न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर कभी सेंट्रल डोग्मा का नाम सुना होगा, उसके अंदर आपने देखा होगा या सुना होगा रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। यहां सवाल पूछा गया ट्रांसलेशन से। अगर ट्रांसलेशन के बारे में बात की जाए, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप आरएनए से प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, और यहां दिया गया है पोस्ट ट्रांसलेशनल। ठीक है, यानी कि ट्रांसलेशन के बाद, पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर। ठीक है, तो जो प्रोटीन का मॉडिफिकेशन किया जाता है वो काम होगा गोल्जी अपैरेटस का। समझ आया? मतलब कि प्रोटीन्स का पैकेजिंग करना, मॉडिफिकेशन करना, ट्रांसपोर्टेशन कर देना, जहां भी उसका टारगेटेड एरिया है, पार्ट है, ये काम होता है गोल्जी अपैरेटस का। तो सही ऑप्शन जाएगा आपका सेकंड। ठीक है, बाकी ग्लाइकोलिसिस कहां पर होता है? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, साइटोप्लाज्म में। और डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में। क्लियर हो गया? तो सही ऑप्शन जाएगा इसका सेकंड, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। चलिए अगला सवाल, विच ऑर्गेनेली कंटेन्स एंजाइम फॉर द केल्विन साइकिल इन प्लांट सेल। अब सवाल यह है कि केल्विन साइकिल के लिए कौन सी ऐसी ऑर्गेनेली है जिसके पास एंजाइम प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या फिर पेरोक्सिसोम? केल्विन साइकिल, C3 साइकिल, C4 साइकिल, शायद से कुछ नाम सुना सुना आपको लग रहा होगा, कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है ये चीजें। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस, टू फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस का नाम सुनते ही आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या होगा सही ऑप्शन। बिल्कुल सही ऑप्शन जाएगा आपका ए, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। क्या होती है क्लोरोप्लास्ट? एक प्लास्टिड। ठीक है, ये एक तरीके का प्लास्टिड है जो डबल लेयर्ड होगा और इसके अंदर सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं C3 एंड C4 के। ठीक है, तो ये एक तरीके की मतलब ऐसी साइकिल होती है जिसके अंदर आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बनाते हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती हैं।
ठीक है, C3 एंड C4 साइकिल। कुछ प्लांट्स के अंदर C3 साइकिल होती है, कुछ के अंदर C4 साइकिल होती है, वो आपको नहीं पढ़ना है। खैर, क्लोरोप्लास्ट वो सेल ऑर्गेनेली है जो कि डबल लेयर्ड होगी, जहां पर केल्विन साइकिल के सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। फोटोसिंथेसिस भी आपका यहीं पर होगा। लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन सारी की सारी क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होंगी। ठीक है, लिख सकते हैं आप लोग, डबल लेयर्ड ऑर्गेनेली, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली के नाम से भी ये जानी जाती है, क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, डीएनए यहां होगा, और मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं एक सेल ऑर्गेनेली को डिवाइड करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, वो सारी चीजें क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती हैं, और फोटोसिंथेसिस भी यहीं पर होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। अब सवाल ये है कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर पोर्स पाए जाते हैं उनका मेन फंक्शन क्या होगा। एटीपी जनरेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, प्रोटीन फोल्डिंग्स, या फिर लिपिड बायोसिंथेसिस। अच्छा, पहले मैं डायग्राम बना देती हूं कि न्यूक्लियर पोर्स होते क्या हैं। मान लीजिए ये मेरे पास न्यूक्लियस है, ठीक है, कुछ दोबारा बनाते हैं। चलो, ये मेरे पास है एक न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के आउटर लेयर पर बहुत ही माइन्यूट इस तरीके से पोर्स पाए जाते हैं, यानी बहुत ही छोटे छोटे से होल्स पाए जाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये जो पोर्स होते हैं, सवाल में पूछा गया है कि इनका मेन फंक्शन होगा क्या। आप खुद ही सोचिए, छोटे छोटे से होल्स है, इनका काम होता है चीजों को एक्सचेंज करवाना। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो चीजें आनी है उसको आने देना, और जिसको बाहर भेजना है उसको यहां से दफा कर देना, ये काम होगा। सही ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। अब वो कुछ भी हो सकता है, वेस्ट चीजें हो सकती हैं अगर न्यूक्लियस से बाहर भेजना है, वो इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं जो कि न्यूक्लियस को जीवित रहने के लिए, काम करने के लिए चाहिए। अच्छा, न्यूक्लियस होगा क्या, एक सेल का कंट्रोलिंग सेंटर, जो सेल को हर एक प्रकार का जो ऑर्डर है वो करता है। जैसे सेल को कब डिवाइड करना है, कब मैच्योर करना है, कब उसको, मतलब हर एक काम, कब उसको मर जाना, ये सारे के सारे काम न्यूक्लियस ही कंट्रोल करेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनेली इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ सेक्रेटरी प्रोटीन्स। अब सेक्रेटरी प्रोटीन्स के लिए कौन सा ऐसा ऑर्गेनेली है जो रिस्पॉन्सिबल होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पेरोक्सिसोम, या फिर लाइसोसोम। अच्छा, अब ये सेक्रेटरी प्रोटीन्स बनेंगे कहाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, लेकिन किस पे, उसके पास जहां पर राइबोसोम प्रेजेंट होता है। राइबोसोम कहाँ होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों भैया, ऐसा क्यों, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन्स राइबोसोम्स। ठीक है, कंटेन्स राइबोसोम्स, और जहां जहां राइबोसोम्स वहां वहां प्रोटीन्स। ठीक है, इतना आप सभी लोग जानते होंगे, जहां जहां राइबोसोम्स होते हैं वहां वहां आपके प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ इस प्रकार का आपका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कुछ ऐसा होगा जिसके ऊपर वाली तरफ ऐसे आपके राइबोसोम्स बैठे हुए होते हैं, और इनका ही सिंथेसिस, इनका ही काम होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। क्लियर, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सवाल अगर पूछा जाए कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि वहां पर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। ठीक है, यहां पर कोई राइबोसोम नहीं होंगे, और क्योंकि कोई राइबोसोम नहीं होंगे इसीलिए प्रोटीन का सिंथेसिस भी वो नहीं कर पाएंगे। यहां पर लिपिड का फॉर्मेशन होता है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है, ग्लाइकोजन बनेगा, स्टेरॉइड्स बनेगा, बाकी सारे काम होते हैं। चलिए, आगे चलने से पहले मैं आपको कुछ बुक्स सजेस्ट करना चाहूंगी। अगर आप जी पैट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास दो बुक्स अवेलेबल हैं। सबसे पहली है जी पैट बूस्टर, ठीक है, जिसके अंदर आपको हर एक प्रकार की जरूरी जो इंफॉर्मेशन है वो दी गई है इन सारी बुक्स के अंदर। एंड इसी के साथ ही साथ जी पैट पंच, ये एक ऐसी बुक है जिसके अंदर सब कुछ अवेलेबल है, मतलब कि ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके जी पैट एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होने वाले हैं। ठीक है, और साथ ही साथ उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन।
तो ये चीजें आप जीपैट के लिए ले सकते हैं। प्लस इसी के साथ ही साथ अगर आप ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मिशन ड्रग इंस्पेक्टर ये बुक मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी, जो कि एक प्रीवियस ईयर बुक है और इसके अंदर आपको पिछले 30 सालों के प्रीवियस ईयर पेपर दिए गए हैं जो कि 2023 तक अवेलेबल है एंड 5 मॉडल पेपर दिए गए हैं जो कि प्रैक्टिस के लिए है। प्लस ये पूरी तरीके से जो आपका डीआई पैटर्न होता है उस पर बेस्ड है, ठीक है। एंड इसी के साथ ही साथ अगर आप किसी फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी करें, किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि आरआरबी, ईएसआईसी, एम्स एक्सेट्रा, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी 2 बुक, जिसमें सबसे पहली मॉड्यूल्स है, ठीक है, जिसके अंदर आपको सारी जरूरी इंफॉर्मेशन दी गई है, प्लस मिशन फार्मासिस्ट बुक जो कि एक प्रीवियस ईयर बेस्ड बुक है जिसमें अगेन 30 सालों के एमसीक्यूज क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, ठीक है। और मेरे हिसाब से 30 सालों के एमसीक्यूज क्वेश्चंस मोर देन इनफ है आपकी प्रैक्टिस के लिए। क्लियर। प्लस इसमें आपको 5 प्रैक्टिस मॉडल पेपर्स भी दिए गए हैं और ये पूरी तरीके से फार्मासिस्ट एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड है। तो चाहे आप आरआरबी के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सिपाही के लिए कर रहे हैं, चाहे आप एम्स के लिए कर रहे हैं, चाहे आप ईएसआईसी के लिए, चाहे आप किसी भी दूसरे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए ये बुक वन ऑफ द बेस्ट है और आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट से विद कैश ऑन डिलीवरी, Amazon से विद कैश ऑन डिलीवरी और इसी के साथ ही साथ फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप से भी आप इसको मंगा सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सेंट्रोसोम प्लेज अ क्रूशियल रोल इन, सेंट्रोसोम किसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा? आपके ऑप्शन है डीएनए रेप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन एंड सेल डिवीजन या फिर ग्लाइकोलिसिस। अच्छा, सेंट्रोसोम का जो नाम है वो आपने सुना होगा। सेल डिवीजन में जहां पर आप माइक्रोट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, कुछ स्टेजेस होती हैं जैसे कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ठीक है, वहां आप बनाते हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल्स, काइनेटोकोर, सेंट्रोसोम इसी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा सेल डिवीजन में माइक्रोट्यूब्यूल्स का ऑर्गेनाइजेशन, उसका सिंथेसिस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सेंट्रोसोम, ठीक है। क्योंकि और ऑप्शंस भी देख लो, वो अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा। डीएनए रेप्लिकेशन कौन करेगा? न्यूक्लियस, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है? राइबोसोम। ग्लाइकोलिसिस कहां होता है? साइटोप्लाज्म में। तो बचा एक ऑप्शन, ऑब्वियसली करेक्ट ऑप्शन वही होगा, ठीक है। द सेंट्रोसोम प्लेज अ क्रूशियल रोल इन सेल डिवीजन और ये रिस्पॉन्सिबल होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कि माइटोटिक स्पिंडल बनाते हैं, ठीक है। और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्रोमोसोम्स के सेग्रीगेशन के लिए। मान लीजिए ये मेरे पास एक क्रोमोसोम है, ठीक है, तो इसके सेग्रीगेशन के लिए ये अलग हो जाएगा सिस्टर क्रोमैटिड, ये अलग हो जाएगा, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो आपका सेंट्रोसोम होगा जब माइटोसिस या मियोसिस होता है ड्यूरिंग अ सेल डिवीजन, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। चलो अगला सवाल, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन? अब सबसे अंदर वाली जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन होती है उसका क्या काम होगा? प्रोटीन सिंथेसिस छोड़ दो, राइबोसोम। कहीं भी अगर आपको प्रोटीन सिंथेसिस दिखाई दे, आंख बंद करके लिख देना राइबोसोम, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। एटीपी सिंथेसिस थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, अरे माइटोकॉन्ड्रिया जाना ही इसी काम के लिए जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको आप लोग पावर हाउस ऑफ अ सेल के नाम से जानते हैं, क्या फंक्शन होगा इसका? सोचिए क्या काम करेगा ये? एटीपी जनरेशन, किसकी हेल्प से? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की हेल्प से, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका। लिपिड मेटाबॉलिज्म के लिए ये नहीं रिस्पॉन्सिबल होगा क्योंकि इसके लिए आप लाइसोसोम की हेल्प लेते हैं। न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस, यानी न्यूक्लियोटाइड क्या होगा? जो न्यूक्लिक एसिड्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसके लिए भी ये नहीं जाना जाएगा, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन जाएगा आपका सेकंड, एटीपी सिंथेसिस थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है सिंथेसिस ऑफ एटीपी, ठीक है। तो चाहे आप ये देख लो चाहे आप ये देख लो, मतलब एक ही है, ऑफ एटीपी। क्लियर। डबल लेयर्ड होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, जिसके अंदर वाली लेयर पर जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए कॉम्प्लेक्सेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना, वो प्रेजेंट होंगे। चलो
Which organelle is most involved in calcium ion storage and release? इनमें से कौन सी एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जो कि कैल्शियम आयन के स्टोरेज के लिए और उनको रिलीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? रफ ईआर, स्मूथ ईआर, लाइसोसोम या फिर गोल्जी अपैरेटस? कैल्शियम आयन को स्टोर करना है और रिलीज करना है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? देखिए मैं बता देती हूँ, सही ऑप्शन जिसका हो जाएगा दैट विल बी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये आंसर अगर आपको नहीं भी पता था तो कॉमन सेंस से आप इसको आइडिया लगा सकते हैं। रफ का काम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, प्रोटीन का फॉर्मेशन। लाइसोसोम डिग्रेडेशन के लिए जाना जाता है। गोल्जी अपैरेटस ट्रांसपोर्टेशन वगैरह ये करता है। तो बचा क्या? स्मूथ ईआर। ठीक है, जिसका काम होता है कैल्शियम आयन का स्टोरेज और उसको रिलीज करना, प्लस लिपिड का फॉर्मेशन करना। ठीक है, मेटाबॉलिज्म नहीं बोल रही हूं मैं, फॉर्मेशन बोल रही हूं। ठीक है, प्लस इसी के साथ ही साथ आप ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन यहीं से करते हैं, स्टेरॉइड का फॉर्मेशन यहीं से करते हैं। तो ये सारे काम होंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। What is the function of the trans Golgi network, that is a TGN? अब ट्रांस गोल्जी नेटवर्क का क्या काम होगा? देखो गोल्जी अपैरेटस के ना कुछ फेजेस होते हैं, एक सिस फेज, दूसरा ट्रांस फेज। आपसे इसी का काम पूछा गया है कि ये जो ट्रांस गोल्जी नेटवर्क या ट्रांस फेज होता है गोल्जी अपैरेटस का, उसका क्या फंक्शन होगा? Sorting and packaging of protein for secretion, synthesis of ribosome, lipid metabolism, detoxification of harmful substance. तो TGN यानी ट्रांस गोल्जी नेटवर्क ये रिस्पॉन्सिबल होता है सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स फॉर सिक्रेशन। ठीक है, मान लीजिए इधर आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो ये प्रोटीन्स आपको बनाकर देगा। ट्रांसफेज जो होता है ये इसकी सॉर्टिंग और पैकेजिंग करेगा एंड देन इसके बाद इधर की तरफ ट्रांसपोर्ट कर देगा विद द हेल्प ऑफ सम वेसिकल्स। ठीक है, जो उसको आगे की तरफ ट्रांसपोर्ट कर देंगे। तो इसका काम है सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग, ताकि उसको सिक्रीट किया जा सके। सही ऑप्शन जाएगा आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनेली इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ डबल मेम्ब्रेन एंड इट्स ओन डीएनए? शायद ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। हमारी बॉडी में यानी एनिमल सेल के अंदर दो ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जो कि सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली के नाम से जानी जाती है। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली। ठीक है, जिसमें से एक मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, लेकिन वो तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है। तो दूसरा जो सेल ऑर्गेनेली होता है जो कि सेमी ऑटोनॉमस है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया मतलब इनको किसी दूसरी सेल ऑर्गेनेली की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये अपना काम खुद से कर सकते हैं। क्लियर? और यही हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है यानी अंदर वाली लेयर का जो एरिया है उसके अंदर राइबोसोम, डीएनए, एटीपी सिंथेज एक्सेट्रा ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है। तो आप लिख सकते हैं मैट्रिक्स कंटेन सर्कुलर डीएनए होगा। याद रखना सर्कुलर डीएनए होगा, कुछ इस तरीके का डीएनए पाया जाता है, सर्कुलर डीएनए। ठीक है, कंटेन्स सर्कुलर डीएनए, राइबोसोम्स। ठीक है, एंजाइम्स जो कि एटीपी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एटीपीएज। तो ये सारी की सारी चीजें आपके मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होती है एक माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लियर? सही ऑप्शन जाएगा इसका माइटोकॉन्ड्रिया। What distinguishes rough endoplasmic reticulum from smooth endoplasmic reticulum structurally and functionally? अब पूछा गया है कि रफ ईआर और स्मूथ ईआर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में आपको आंसर बताना है? रफ ईआर के रिस्पेक्ट में। तो इसका भी खास ध्यान रखना। राइबोसोम्स अटैचमेंट एंड लिपिड बायोसिंथेसिस, प्रेजेंस ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम, प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एसोसिएटेड प्रोटीन, लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। अब ऑप्शन सुनते ही आपको सही आंसर मिल गया होगा। सही ऑप्शन जाएगा ए, राइबोसोम अटैचमेंट एंड लिपिड बायोसिंथेसिस। मैंने क्या कहा था, किसके रिस्पेक्ट में आपको आंसर करना है? रफ ईआर। मिल गया, राइबोसोम अटैचमेंट। और स्मूथ ईआर रिस्पॉन्सिबल होता है लिपिड के बायोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो राइबोसोम का अटैचमेंट ये काम होता है रफ ईआर का, क्योंकि यहीं पर प्रेजेंट होंगे, प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे। लिपिड का बायोसिंथेसिस स्मूथ ईआर के अंदर किया जाता है क्योंकि यहां कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है।
तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी डिवाइड कर दिया आपने और फंक्शंस के अकॉर्डिंग भी डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देना है। क्लियर? चलिए अगला सवाल। पेरोक्सिसोम प्लेज एन एसेंशियल रोल इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ। पेरोक्सिसोम जो कि लाइसोसोम का ही भाई है, आपसे पूछा गया है कि किसके मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज या फिर न्यूक्लियोटाइड्स। देखो, जो पेरोक्सिसोम होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है लिपिड्स और इसी के साथ ही साथ जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होती है उसके डिग्रेडेशन के लिए, उसके मेटाबॉलिज्म के लिए। अगर आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड इसके लिए कहेंगे तो इसके लिए प्रेजेंट होता है लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम्स। क्लियर? तो सही जो ऑप्शन हो जाएगा आपका दैट विल बी सी, लिपिड्स एंड रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। समझे? रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का मतलब है ऐसा ऑक्सीजन जो दूसरी चीज को देखकर रिएक्ट कर जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन पेरोक्साइड कौन बनाता है? पेरोक्सिसोम। ठीक है, तो ये चीज रिलेटेड है आपस में। Which organelle is responsible for glycosylation of proteins? अब प्रोटीन्स का ग्लाइकोसाइलेशन कौन सी सेल ऑर्गेनेली करती है? राइबोसोम, गोल्गी एपेटास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर लाइसोसोम। अब ये ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन्स होता क्या है पहले ये समझिएगा। ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब होता है जब कोई कार्बोहाइड्रेट कोवेलेंटली बाउंड करता है किसी भी प्रोटीन या फिर लिपिड के साथ, उसको हम ग्लाइकोसाइलेशन बोलते हैं। यहां पर प्रोटीन्स के बारे में पूछा गया है तो यहां अटैचमेंट प्रोटीन्स के साथ होगा। आप लोग लिख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स कोवेलेंटली, ठीक है, यानी कोवेलेंट बॉन्ड के साथ अटैच किए जाते हैं, अटैच्ड विद प्रोटीन्स। एग्जाम्पल के तौर पे भी लिख लीजिएगा, जैसे कि हॉर्मोन्स है हमारे पास, एंजाइम है, ये सारी की सारी चीजें ग्लाइकोसाइलेशन से ही बनेंगी। अब इस काम के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा, क्या वो राइबोसोम है, गोल्गी एपेटास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या फिर लाइसोसोम है? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दैट विल बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, आंसर विल बी सी, ये नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक है, पैकेजिंग मॉडिफिकेशन सब कुछ यही होता है, लेकिन ग्लाइकोसाइलेशन गोल्गी एपेटास में नहीं होगा, ये RER के अंदर होता है। क्लियर? चलिए, द ऑर्गेनेल एसोसिएटेड विद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहां होता है? बता ही दिया है मैंने आपको। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से आप एक्चुअली ATP बनाते हो। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब ATP बनेगा कहां? पावर हाउस ऑफ द सेल में। पावर हाउस ऑफ द सेल है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर लेयर है, जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, जो इनर लेयर है और जो मैट्रिक्स है, इनर लेयर एंड ऑल्सो मैट्रिक्स, ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है ATP जनरेशन में हेल्प करने के लिए। देखो, एंजाइम होता है मैट्रिक्स में, लेकिन जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो इन लेयर्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो हर एक पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया का रिस्पॉन्सिबल होता है ATP जनरेशन के लिए, एनर्जी करेंसी बनाने के लिए। करेक्ट ऑप्शन जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। Which cell organelle synthesizes most of the lipid in eukaryotic cell? वही सवाल है, घुमा फिरा के बस वही पूछ रहे हैं। सवाल पूछा गया है इनमें से कौन सी ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जो कि मोस्ट ऑफ द लिपिड्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? आपके ऑप्शन है रफ ER, ये तो होगा नहीं, क्योंकि मैं चीख चीख के आपको बता चुकी हूं रफ ER का काम होता है आपके प्रोटीन्स का सिंथेसिस। दूसरा स्मूथ ER, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिस्पॉन्सिबल होता है लिपिड्स बनाने के लिए। ग्लाइको, या फिर आप लिख लीजिए सिंपली स्टेरॉइड्स बनाने के लिए। चलिए लिख लो, ग्लाइकोजन भी यहीं पर बनेगा। ठीक है, मर्जी है आपकी। एंड फाइनली डिटॉक्सिफिकेशन, काफी इंपॉर्टेंट काम है स्मूथ ER का, डिटॉक्सिफिकेशन।
नाम सुन के ऐसा नहीं लगता है कि डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, लेकिन करता है। जो आपके वेस्ट चीजें होती हैं उसको डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करेगा, ताकि सेल के अंदर टॉक्सिसिटी कम की जा सके। ठीक है, तो ये भी इसका फंक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटर लेयर ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप इज कॉन्टिन्यूअस विद विच ऑर्गेनेली। सवाल ये है, अब जो मान लीजिए ये मेरे पास न्यूक्लियोलस है, ठीक है, दिस इज न्यूक्लियोलस, और ये है न्यूक्लियस। सवाल पूछा गया है न्यूक्लियस की ये जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर, ये कौन सी सेल ऑर्गेनेली के साथ कंटिन्यू करेगा, यानी यहां से कौन सी सेल ऑर्गेनेली निकलती है। ठीक है, तो ये आपको मिल गया होगा आंसर, आइडिया लग गया होगा। दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद प्रेजेंट होता है कुछ इस तरीके का गोल्जी अपैरेटस। ठीक है, दिस इज गोल्जी अपैरेटस। क्लियर हो गया, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सही ऑप्शन यहां पर हो जाएगा बी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सवाल अगर पूछा जाए कि रफ या फिर स्मूथ, आप कहेंगे रफ। ठीक है, अगर ऐसे स्पेसिफाई किया कि रफ है कि स्मूथ है, तो आपका आंसर हो जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज के इस क्लास का, विच ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। सेम क्वेश्चन। ठीक है, भाषा बदल दी है, लैंग्वेज बदल दी है, इनको लगा कि हम आंसर नहीं दे पाएंगे, लेकिन करेक्ट ऑप्शन जाएगा आपका गोल्जी अपैरेटस। ठीक है, बहुत देर से मैं आपको बता चुकी हूं कि ये क्या है। जो गोल्जी अपैरेटस है रिस्पॉन्सिबल होता है जो प्रोटीन बन चुके हैं, जो लिपिड्स बन चुके हैं, उनकी पैकेजिंग, उनका मॉडिफिकेशन, उनका ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि ये है एक सेल की कुरियर कंपनी। ठीक है, अगर आपको किसी भी चीज को एक जगह से दूसरे एरिया में भेजना है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसके लिए आप किसकी हेल्प लेते हो, गोल्जी अपैरेटस की हेल्प लेते हो। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनेली हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ थ्री ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो ये भी उसी तरीके का सवाल है, कौन सी ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जो कि स्पिंडल फाइबर्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एक सेल डिवीजन के दौरान। एंड द करेक्ट ऑप्शन विल बी सेंट्रोसोम। ठीक है, बता दिया है मैंने आप लोगों को किस तरीके से स्पिंडल फाइबर बनाएगा। जब मियोसिस एंड माइटोसिस डिवीजन किया जाता है, उस दौरान आप जो क्रोमोसोम्स होंगे उनको सेग्रीगेट करना, यानी सिस्टर क्रोमैटिड्स को अलग करना। ठीक है, और स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करना, ये काम होता है सेंट्रोसोम का। जिनके अंदर सेंट्रोसोम नहीं होता है, मान लीजिए किसी सेल ऑर्गेनेली में अगर सेंट्रोसोम नहीं है, तो वो डिवाइड भी नहीं करती है ना। एग्जाम्पल आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि ऐसी कौन सी सेल है जिसके अंदर सेंट्रोसोम नहीं प्रेजेंट होता है और वो डिवाइड भी नहीं करती है। ठीक है, तो आज इस क्लास के लिए इतना ही। आई होप यहां तक आपको हर एक क्वेश्चन समझ आ गया होगा इस एक टॉपिक से रिलेटेड। अगली वीडियो में मिलेंगे ऐसे ही किसी नए टॉपिक के एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।